आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा मतलब ये जो एक्सक्लूसिव जो हम वीडियो लेकर आए हैं, मतलब इसका बहुत बड़ा रीज़न है आप सभी लोग वरीड हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को लेकर कि वर्ड प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं और उनके साथ डील नहीं हो पा रहा है सही से। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस चीज़ को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की जाए। ऐसा करते हुए हमने एक वीडियो आपके लिए बनाने के लिए सोचा और देखते हैं क्या हम चीज़ों को इजी कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये चीज़ें बहुत ही इजी हो जाए आपके साथ और जितने भी क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होगा आप वो कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आपकी स्क्रीन पे एक ये जो फ्रेम आया है अभी आपकी स्क्रीन पे, आप पहले इस चीज़ को समझें। ये जो फ्रेम है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं है, आप इस चीज़ को समझ के लीजिए। आप देखिए, आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब इसके प्रीवियस चैप्टर में आपने ऑलरेडी इस चीज़ को समझा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब जहाँ पे आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप वहाँ पे देख चुके हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। वहाँ पे आप ये जान चुके हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब ये रेशियोज वाला रिलेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमारा पर्सपेक्टिव है इस वीडियो में ये जानने का कि इन आइडेंटिटीज को, इन रेसिप्रोकल रिलेशंस को, इन रेशियोज को, इन स्टैंडर्ड एंगल को कैसे अप्लाई करना है। इस वजह से तो इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? आप होप सो कि आप इस चीज़ को, मतलब हम इस वीडियो में ये बिल्कुल बात नहीं करने वाले कि क्या आपको ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट इनका अप्लाई करने वाले हैं। तो सिमिलरली हमने देखा है प्रीवियस चैप्टर में कि रेसिप्रोकल रिलेशन लाइक साइन के लिए कोसेक होता है, सिमिलरली tan थीटा के लिए 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, एंड सो मेनी मोर्स आर देयर, ठीक है। ऐसे हमने रिलेशंस देख रखे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम आइडेंटिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे हमने बहुत सारे आइडेंटिटी देख रखे हैं, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली वी हैव सीन के जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो निकल। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटीज दे के रखा है और इसको प्रूव भी किया जा सकता है। और लास्टली हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो चैप्टर में ये भी देख रखा है कि स्टैंडर्ड एंगल इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 15 डिग्री नहीं ले रहा है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन है कि चलो 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 एंड सो मेनी मोर। सो ये सभी स्टैंडर्ड एंगल आते हैं। तो जैसे tan 45 की वैल्यू 1 होता है, सिमिलरली sin 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्टरी पार्ट में है। अगर आपका ये चीजें बहुत क्लियर है ना, तो मजे लूटने वाले हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं मस्त डिलीशियस टिप्स एंड ट्रिक्स टू डील विथ ऑल द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स माइट बी कम टू यू। हम उस चीज को बहुत अच्छे से तोड़ पाएंगे। फिलहाल होप सो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीव्यू है आपकी इससे प्रीवियस चैप्टर का, कि वहाँ पे हमने क्या क्या सीखा है और कैसे इसे इस चैप्टर में डील करना है। तो मैं आपको आपके स्ट्रेंथ के लिए बता दूं, इस चैप्टर में आपका सबसे ज़्यादा यूज होना है रेशियोज रिलेशन और स्टैंडर्ड एंगल। ये दोनों ऑलमोस्ट नहीं के बराबर यूज होता है, तो इन चीज़ों को नोट करके चलें आप। तो होप सो कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं। चल के देखते हैं कि क्या हमने आपके लिए क्या डिलीशियस टिप्स एंड ट्रिक्स मेन्यू बनाया है। चलिए देखते हैं। खैर, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट में हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि एंगल एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक आइज डिप्रेशन में है। ऑफकोर्स कोई पर्सन डिप्रेशन में होता है तो ही एक्चुअली ही जस्ट हैंग देयर हेड टूवर्ड्स, और या फिर आप समझ भी सकते हैं कि डिप्रेशन वर्ड बिगिंस विद द वर्ड ऑफ डी, सो ये डाउन की तरफ देखेगा। सिमिलरली यहाँ पे एलिवेशन है, क्लियर। एलिवेशन मतलब एक हाई ऑल्टीट्यूड पे देखना है। चीज़ें बड़ी क्लियर है, मतलब आप वर्ड को भी रेफर करें तो चीज़ों को समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो खैर, यहाँ पे फिलहाल हम इस स्क्रीन पर हम आपको ये बताने वाले 1 बाय 1 चीज़ों को एकदम फ्रैक्शंस में डिलीवर करेंगे, ताकि चीज़ें आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए आप तक। तो
यहाँ पे अगर हम डिप्रेशन की बात करें, हाउ टू डिफाइन डिप्रेशन, आप बस ये चीज़ें समझें कि अगर एक आइज है और वो किसी भी मतलब एलिवेटिंग पॉइंट पे किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करिए, लेट्स सी कि वो किसी एक सर्टेन डिस्टेंस किसी प्लेन पे रखा हुआ है, वो कोई भी ऑब्जर्वर है, अब यू कैन से कि ही और शी इज एन ऑब्जर्वर, क्लियर, ये इज एन ऑब्जर्वर, ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और वो किसी हाइट पर एक चीज़ को देख रहे हैं, ऑफकोर्स तो एक एंगल बनेगा, वो चीज़ क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक बर्ड हो सकता है, क्लियर, आप इस लाइन को कह सकते हैं लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब वो लाइन जिसके थ्रू उस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, और यही लाइन इस प्लेन के थ्रू एंगल बनाएगा। तो ये बड़ा इजी है समझना। हो सकता है वो जो ऑब्जर्वर है वो किसी हाई ऑल्टीट्यूड पे, आप ही जरा सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है वहाँ पे कोई बर्ड हो, क्लियर, जो कि किसी एंगल से आप उसे देख रहे हैं, क्लियर, एलिवेशन पॉइंट पे, और या फिर बर्ड नहीं तो आप जरा सोचो कि ये बर्ड ग्राउंड से किसी हाइट पे होगा, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको थोड़ा ब्रेक लेते हुए ये बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, आप इस चीज़ को समझें, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबके पास कॉमन इशू है, सर बस राइट एंगल ट्रायंगल बनाने बन गया ना, ऑफकोर्स राइट एंगल ट्रायंगल पे ये पूरा ट्रिगो बेस्ड है, अगर ये बनने आ गया ना तो क्वेश्चन तो बन जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इन चीज़ों को इंट्रो में सीख कर आए हो, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप ये सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली डील करके आए हैं। तो बस आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए कि वर्ड को कैसे ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना है। तो यही मेरी कोशिश है यहाँ पे इस वीडियो में भी, कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक एलिवेटेड पॉइंट पे आप हो सकता है बर्ड्स को देख रहे हो, या किसी ट्रीज के पीक पॉइंट को आप देख रहे होंगे वहाँ पर, या फिर पॉसिबिलिटी वहाँ पे कोई बिल्डिंग होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप देखिए, अब जब मज़े की बात क्या है, अभी समझ के लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब बेटा आपका जो ऑब्जर्वर है ना, जब आपका ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर रेस्ट पे हो, मूविंग में हो, क्या मतलब है बेटा? रेस्ट पे जो होगा ना, हमेशा याद रखना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, अगर ये दोनों रेस्ट पे हैं तो डैम श्योर एक ही ट्रायंगल बनने वाला है। तो ये तो सुपर ट्रिक हो गया कि अच्छा, अगर ऑब्जर्वर भी अगर आपका रेस्ट पे है, क्लियर, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी रेस्ट पे है, तो एक ही ट्रायंगल बनेगा। और ये बड़ा इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन को तो बस यूं ही आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, जो रेशियोज वाले रिलेशन हैं, आप उसको बहुत अच्छे से वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आगे जाके हम एक नेक्स्ट स्लाइड में वो भी डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। अब सिमिलरली अगर कोई रेस्ट, अब देखो अभी तक मैंने क्या कहा बेटा, ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे ही होगा, ऑब्जर्वर, लेकिन ऑब्जर्वर की जो व्यूज हैं वो बदलना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखकर। एक्चुअल में अगर आप देखो कि ये जो टावर है जो किसी बिल्डिंग पे माउंट है, मतलब इसके टॉप पर, तो ऑब्जर्वर पहले इसके इस टावर के फुट को देख रहा है यहाँ पर इसके, ठीक है। तो अब देखो यही ऑब्जर्वर अगर इसकी इस टॉप को देखेगा तो ऑफकोर्स इसकी नजरें मूव कर रही हैं, क्लियर, इसके जो नजर है वो मूव कर रही हैं, लेकिन ऑब्जर्वर अब भी रेस्ट में है, समझ के लो। तो क्वेश्चन है कि सर मूविंग वर्ड तो आ गया ना, क्या आ गया सर? मूविंग वर्ड तो आ गया ना बेटा। बस इसी चीज का इंतजार था। अब तक रेस्ट में सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन जैसे ही मूविंग वर्ड आ गया, फिर चाहे वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या फिर कोई जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है वो अगर मूव करने लगे, तो इन दोनों ही कंडीशन में इंश्योर कर लो कि दो ट्रायंगल आपके बनने वाले हैं। वो कुछ ये दो एंगल के साथ ये कुछ दो ट्रायंगल्स बनेंगे। आप समझ के लीजिए इस चीज को, यहाँ पे चीज़ें आप समझ पाएंगे। इसी तरह अगर मैं आपको एक ऑब्जर्वर दे रहा हूँ जो कि इसी प्लेन पर एक हाइट पे है, क्लियर, लेट्स सी कि वो किसी हाइट पर है, और बिल्डिंग ग्राउंड से है उसी जगह जहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, क्लियर, सेम। अब ऑब्जर्वर जो है इसी टावर को अलग अलग, मतलब अपनी आईज से, ऑफकोर्स वो उसके लिए तो ऑफकोर्स यहाँ पर से एंगल बनेगा, नॉट के
पहले वाले इनिशियल कंडीशन में वो ग्राउंड से बन रहा था, लेकिन ऑब्जर्वर की हाइट से बन रहा है। और ये बड़ा प्रैक्टिकल है इसको समझना। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो एंगल बन रहा है एक्चुअल में वो इसकी ऑब्जर्वर की आईज के अलॉन्ग बन रहा है। आप देखिए तो एंगल क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा इस हाइट के अलॉन्ग, है ना, यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे केस में देखा जाएगा कि ऑब्जर्वर जो है अपनी हाइट को माइनस करवाना चाहता है इस टोटल हाइट में से। नहीं समझे आप? होप सो कि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। इन केस तो चलिए मैं आपको थोड़ा इसका विजुअल प्रेजेंटेशन चेंज करके बताता हूँ। ऑफकोर्स ये जो ऑब्जर्वर हैं जो अपने हाइट से, ठीक है, अपनी हाइट से जो एंगल बना रहे हैं इस टावर की दो अलग पोजीशन से, तो इसे दो ट्राइंगल्स में हम मेंशन करते हैं। द फर्स्ट वन जो कि थोड़ा ज़्यादा एंगल बना रहा है, क्लियर, एंड द सेकेंड वन जो कि कम एंगल बना रहा है। अब ये दोनों एक टावर के एकदम बेस पॉइंट पर, एक टॉप पॉइंट पर है ऑफकोर्स यहाँ पे। तो इसका ये मतलब है कि ये एंगल कहाँ से बन रहा है, या फिर ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल वो किस जगह से बन रहा है, ये ऑब्जर्वर के इस लाइन के अलॉन्ग बन रहा है। तो बड़ा इजी है समझना कि अच्छा मतलब बिल्डिंग की पूरी हाइट नहीं लेनी है आपको, ये हाइट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये हाइट इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा है कि सिर्फ राइट एंगल बनाने तक का मैटर है। एक बार राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, मैटर ओवर, मतलब फिर आप एनफ स्मार्ट हो इन क्वेश्चंस को या कोई भी वैल्यूज को डील करने के लिए। खैर यहां तक होप सो चीजें क्लियर हुई। अब हम क्यों ना कुछ डिप्रेशंस की बात कर लेते हैं। डिप्रेशंस में ऑफ कोर्स के अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और वो ऊपर से कहीं नीचे की तरफ देख रहा है, क्लियर, तो ऑफ कोर्स नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जर्वर ऊपर में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वर एक बर्ड भी हो सकता है, ठीक है, आप भी हो सकते हो किसी बिल्डिंग के ऊपर। अगर ऐसा देखें तो वो ग्राउंड पे किसी चीज को देख रहा होगा एक सर्टेन हाइट से, ठीक है। लेट्स सी कि एक कार को देखा जा रहा है जो कि एक एंगल बना रहा होगा, क्लियर। लेट्स हैव दिस एंगल विच मेक्स एन एंगल, लेट्स सी अल्फा या थीटा आप कह सकते हो। अब तक तो ये भी रेस्ट पे है, क्लियर, और ये भी रेस्ट पे है। तो एज यूजुअल जब ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही अगर रेस्ट पे आ जाए, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये वन ऑफ द ट्रिक्स है कि एक ही ट्राइंगल बनेगा। लेकिन इनकेस अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है सर्टेन डिस्टेंस से, दोनों में से कोई भी मूव करने लगता है, तो उस केस में दो ट्राइंगल्स बनेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहा है, क्लियर। होप सो कि आपको चीजें क्लियर समझ में आ रही है। एक तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये एक उसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर से इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बड़ा इजी है ना बेटा। क्या इजी है सर? तो बेटा इस ट्राइंगल में ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल और ये जो येलो वाला है, दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, और आपको बस दोनों के बेस के साथ रिलेशन लेना है, दोनों के बेस के साथ रिलेशन लेना है। तो खैर यहाँ पे भी आगे जाके हम बताने वाले हैं कि सर जब ट्राइंगल बन जाएगा तब कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। तो टेंशन नॉट, हम सभी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में इन दोनों ही पॉइंट पे हम आपको कुछ पैरेलल लाइन कंसेप्ट में लेके जाना चाहते हैं। वहां पे आपको थोड़ा और भी इजी होगा चीज़ों को मॉडिफाइड करके समझने में, मतलब मैनिपुलेट करके समझने में। जस्ट सी के एक ऑब्जर्वर है, चाहे वो किसी एलिवेटेड पॉइंट पर हो या किसी ग्राउंड में हो, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा हो या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन ऑफ साइट है, आप दोनों ही तरफ से इसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलॉन्ग लेंगे तो आपको ये दिखेगा ये कुछ ऐसी लाइन है। नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो तीसरी लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल, और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल रिलेशन से इक्वल हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ अब जरा सोचो कि बिल्डिंग से होगा और एक अलग रिलेशन में, और आप देखें कि यहां पर भी ये एंगल्स इक्वल होंगे।
तो क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि आप किसी भी एंगल से आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, मतलब दोनों ही पॉइंट से राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लैरिटी के लिए है कि ये आपको बस इतना स्मार्टनेस सॉल्यूशन देता है कि किसी भी क्वेश्चन को क्विक सॉल्व कर सकते हैं आप। अब आते हैं टिप्स की बात करते हैं। सर आपने हमारे लिए क्या टिप्स लेके आया है? ये तो बहुत जनरल आइडिया है, ये सभी सारी चीज़ें एलिवेशन डिप्रेशन समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं आप, लेकिन हमने जो आपके लिए जो टिप्स वाला जो पेज लेकर आया है, ये सच में इस वर्ड को सूट करता है। टिप्स क्या है? तो सबसे पहले फर्स्ट टिप्स जो है ये हमेशा की तरह है कि बेटा अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ सॉल्व्ड। बिलीव मी और नॉट, 100% इट वर्क्स रियली। अगर आप किसी क्वेश्चन को मतलब 1 by 1 सेंटेंस करके पढ़ते हो तो ये सुपर वे है क्वेश्चन को करने का। और अगर यकीन ना आए तो आप खुद में भी ऐसा प्रैक्टिकली करके देखो, और खासकर जब मैथमेटिक्स को डील कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स को जब आप डील कर रहे हो तो आई मस्ट से कि आप सेंटेंस बाय सेंटेंस जाएं, फिर नो मैटर कि आप कितने जूनियर से लेके कितने सीनियर स्टैंडर्ड तक में जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। खैर, टिप्स में फर्स्ट सेक्शन आता है बूस्टर। क्या है सर बूस्टर? चलो समझते हैं। बूस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप सेंटेंस टू सेंटेंस जाएं। प्लीज, अगर आप मेरी बातें सिर्फ सुन रहे हैं और नोट नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आई होप सो कि ये चीज़ें आप नोट भी कर रहे हैं किसी पेज के ऊपर, और फिर इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को लेकर सारे क्वेश्चन को रेफर करना है आपको। सबसे पहले आप इंश्योर करना है कि सेंटेंस बाय सेंटेंस करना है, पूरा सेंटेंस आपको नहीं पढ़ना है। प्लीज़ आप समझ के लें। इस मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद हम कुछ क्वेश्चन भी डील करेंगे, तो आप वहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ों को रेफर करके वहाँ पे देख पाएंगे कि हाउ इजी इट इज़ रियली if you referring questions by sentence by sentence each and every question, then see how question is going to be a very simple to to draw a right angle geometry really। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ये क्या है गिवन एंड टू फाइंड। सबसे पहले आपको क्या बोला मैंने कि आप जो टिप्स ले रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का ले रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का ले रहे हैं। तो मैं आपको इंश्योर कर दूं, आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये एंगल है, क्लियर, ये अगर थीटा है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ऑफकोर्स एंगल तो हमेशा एक्यूट वाला रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो परपेंडिकुलर और बेस दिया ही रहता है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द बर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ द फ्लाइंग काइट, इन टर्म्स ऑफ द एरोप्लेन, व्हाटएवर। और अगर बेस की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस के फॉर्म में रहेगा ही रहेगा दिया हुआ, इनमें से कोई भी। क्वेश्चन ये आता है कि सर तो फिर मतलब क्या है? मतलब सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जो चीजें गिवन हैं उसके साथ जो चीजें आपको निकालनी है उसके रिलेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो। जैसे कि सपोज कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको हाइपोटेनियस चाहिए, तो आप P और H का रिलेशन देखें ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन लेके रहता है, ऑफकोर्स साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। क्लियर? मोस्ट ऑफ केसेस में, सर मोस्ट ऑफ केसेस में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? तो बेटा मोस्ट ऑफ केसेस में बिल्डिंग की हाइट, आपका डिस्टेंस पूछा जाता है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन लगने वाला है। बट आई सेड मोस्ट ऑफ केसेस नॉट ऑल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस का जैसे बेटा tan थीटा और साथ ही कॉट थीटा जैसे रिलेशंस आपके काम में आने वाले हैं। तो ये दूसरा सुपर ट्रिक है कि हमेशा रिलेशन उनमें ढूंढो जो गिवन है और जिसे फाइंड आउट करना है। तो आप वैसा ही रिलेशन यूज कीजिए, आप वैसे ही रेशियोज यूज कीजिए। तो होप सो बातें यहां तक बहुत क्लियर रही हैं। क्यों ना हम नेक्स्ट टिप्स देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों ही रेस्ट पे हैं, तो आप इंश्योर कर लें कि पहले कौन है, क्या ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। क्वेश्चन को रेफर करें आप, पहले वहां पे फाइंड आउट करें कि कौन रेस्ट पे है। इसलिए मैंने बोला तो अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ सोल्ड, ये बहुत मैटर करता है। बाकी हाफ जो है ना, हम सिर्फ कैलकुलेशन वर्क करते हैं,
सिर्फ कैलकुलेशन में। अदरवाइज क्वेश्चन तो पूरा का पूरा पढ़ने के बाद ही अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन तो फ्रेम हो ही जाता है कि क्या हो रहा है, क्या मांगना है, कैसे ड्रॉ करना है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली डिजाइंड। ठीक है, ये इट वर्क्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए जान लेना चाहिए कि कौन है रेस्ट में, ऑब्जर्वर है या ऑब्जेक्ट। और दोनों है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही ट्राइंगल बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि हमेशा याद रखना जब ऑब्जेक्ट रेस्ट रहेंगे तो बेटा ओनली वन ट्राइंगल इज देयर, ओनली वन ट्राइंगल। ठीक है, चलो ड्रॉ अ प्रोबेबल मतलब डैश्ड लाइन फॉर परपेंडिकुलर एंड बेस। एग्जैक्टली, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर हो गए और यहाँ पर वो किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको एक डैश्ड लाइन बनानी चाहिए सिर्फ उस ज्योमेट्री को एनालाइज करने के लिए। एक बार बन गया वो तो फिर इजी है। डैश्ड लाइन जैसे परपेंडिकुलर बोला तो मैंने ये कहा आपको, और साथ ही साथ बेस दिस वन, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। होप सो कि रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको टिप से समझ में आया। चलिए अब ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। लेट्स हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग। क्लियर कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, तो सर इस केस में क्या होगा? जैसा कि मैं आपको बोल के आया हूं कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है बेटा तो एंगल भी वैरी करता है। यहां पे क्या होगा? एंगल तो हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि ना ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना ऑब्जर्वर। क्लियर, ये एंगल फिक्स हो रहा है बेटा। जब लेकिन यहां पे समझ के लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बेटा अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एंगल वैरी करेगा। हो सकता है कि पहले ये ऑब्जेक्ट इस जगह हो, मूव करने के बाद वो इस जगह पे आ गया, तो आप देख पाएंगे पहले यहां से बन रहा था, अब सिर्फ यहां से बन रहा है, तो एंगल वैरी करेगा। दूसरे केस में ऐसा हो सकता है कि हमने जैसा बताया कि टावर, ठीक है, ये तो पहले टावर के बेस को इधर से देखा और फिर टावर के टॉप को इधर से देखा, तो फिर आप देख पाएंगे कि एंगल वैरी कर रहा है। और जब भी एंगल वैरी करता है तो दो ट्राइंगल्स बनते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो ट्राइंगल्स बनते हैं, एक 1 एंड दिस वन इज 2, सिमिलरली 1 एंड 2। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन को डील करने के लिए। क्यों ना जो चीज़ें हमने सीखा है उस पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। हम आपको यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बताने वाले कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हम तो बस आपको इतना ट्रेन करना चाहते हैं कि गिवन जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही चाहिए। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी अगर आपको मैं राइट एंगल ट्राइंगल दे दूं, उसके एक एंगल दे दूं, साइड दे दूं, तो ये तो बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो का पार्ट हो गया। हम तो इंट्रोडक्शन कर नहीं रहे। तो चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन के हियर वी आर अ ट्री। चलो इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 9 meter. Find the height of the tree. जैसे ये समझ में आता है कि ट्री ब्रेक हो गया है। अब ब्रेक का मतलब जाहिर सी बात है कहीं ऊपर से टूटा होगा। क्लियर, तो एक पिक्चर बन जाना चाहिए आपको उसी टाइम पे। सोच लेना चाहिए कि अच्छा टूटा है तो कुछ ऐसा होगा, है ना, टूट कर कुछ ऐसा गिर गया होगा वो। एग्जैक्टली मतलब हम इसकी बात करें, ये यहां से कुछ हाइट से टूट गया होगा और टूटा हुआ पार्ट कुछ ग्राउंड को जाके कुछ ऐसे टच कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये ग्राउंड से एक एंगल बना रहा है। क्लियर, आप इस चीज को समझिए। हम यहां से साइड से देख रहे हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इसी चीज को फ्रंट से देखेंगे तो बहुत क्लियर होगा, बहुत ही ज्यादा क्लियर होने वाला है। आप इस चीज को समझिए। वेल, पार्ट ऑफ बेंच सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री हेयर। ठीक है, यहां पे जो एंगल बन रहा है विच इज हाउ मच 30 डिग्री। क्या कह रहा है? जहां पे टच हो रहा है उस जगह की बात हो रही है। क्लियर, जिस जगह वो टच हो रहा है उस जगह की बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, है ना। कुछ इसी चीज को अगर आप इधर से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो आई थिंक सेम ज्योमेट्री आपको कुछ इस टाइप से दिखने वाली है। क्लियर, यहां पर आप कुछ सामने से अगर आपने इसे ऐसे देखा तो ये आपको कुछ ऐसे दिखने वाला है कि अच्छा ये ट्री यहां से ऐसा बेंट हो गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई लॉन्ग ट्री है। क्लियर, ऐसा,
और वो यहाँ से ब्रेक हो गया है, तो ऑफकोर्स गिरने के बाद वो कुछ ऐसा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ ऐसे ये उस डिस्टेंस हो गया रूट से, और ये जॉइंटेड पार्ट हो गया जो कि, और ये ब्रोकन पार्ट हो गया। क्लियर? ये आपके स्टैंडिंग पार्ट हो गए। ये कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो बेटा 30 डिग्री है। क्लियर? ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द वेयर द टॉप टचेज टू द ग्राउंड इज 9 मीटर। मैंने कहा था ना, या तो परपेंडिकुलर और बेस आपको दिया होगा क्वेश्चन में। तो कितना इजी है ना, एक बार राइट एंगल बना और चीज़ों को समझना मुश्किल हो गया। रियली आसान हो गया। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम डायग्राम को रेफर किया गया है। इंस्टेड ऑफ सिर्फ हियर इट इज 8 मीटर, हियर इट इज 9 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वी कैन रेफर अकॉर्डिंगली। इसी ज्योमेट्री को अगर हम लाइन डायग्राम में देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? कि ये हमारी वो बिल्डिंग, ये हमारा वो ट्री है जो स्टैंडिंग कंडीशन में था, है ना, जो कि अनब्रोकन था। उसके बाद जब ये पार्ट टूट गया तो ऑफकोर्स यही वाला रीजन, ये जो वाई मीटर है वो कुछ इधर है। क्लियर? ये कुछ ऐसे बेंट होगी, गिर गया। वेल, होप सो की चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में। क्योंकि हमने जो सीखा है, तो नहीं बहुत तो 4-5 क्वेश्चन अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखते हैं, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट्स रेफर 1 to 1 पॉइंट। जैसा मैंने बताया था, S to S, सेंटेंस टू सेंटेंस आपको रेफर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, आपको किसी ग्राउंड से बन रहा होगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टावर है, तो एक टावर समझ लेते हैं कि लेट्स हैव अ टावर, लेट्स हैव अ बिल्डिंग। आप टावर भी कह सकते हैं, बिल्डिंग भी। उसके बाद वो फ्रॉम द ग्राउंड कहा जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब जो विजिबल पॉइंट है वो एंगल ऑफ एलिवेशन किसी ग्राउंड पर है, इस टावर के बेस पे, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टॉप पे देखा जा रहा है, तो ऑफकोर्स टॉप पे देखने के बाद ग्राउंड से कुछ ऐसे एंगल्स बनेंगे। ठीक है, यहां पर से, और विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मतलब विच इज हियर 30 मीटर। जैसे जैसे मैं, आप चीजों को समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, S to S प्रैक्टिस लेकर आओ। सेंटेंस टू सेंटेंस क्वेश्चन को डील करना चाहिए। ऑटोमेटिकली देखना, पूरा का पूरा ज्योमेट्री बन के आ जाएगा आपके सामने। अवे फ्रॉम द ग्राउंड एंड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप बोलोगे सर कि क्वेश्चन यहां पर भी तो 30 डिग्री बन सकता था इस जगह, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं, क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। अवे इज, ये देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। हियर तो ऑन द ग्राउंड है ना, विच इज रेफरिंग के एंगल यहां ग्राउंड से बन रहा है। और वैसे भी बेटा ये क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये जो क्वेश्चन बन गया, ये जो ट्रायंगल बन गया, हो गया मैटर खत्म। ये आपको ऑलरेडी 30 मीटर दे रखा है, और ये आपको दे के रखा है 30 डिग्री। क्लियर? तो हो गया। और आपको क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे ये पूछा जा रहा है विच इज परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, क्या कौन सा रिलेशन लगा लेंगे आप, ऑफकोर्स tan 30 विच इज P/30। इजी है ना, बहुत इजी है। तो वही मैं कह रहा हूं कि ऑलरेडी आप इंट्रो पढ़ चुके हैं, आपको तो बस इतना जानना है कि वर्ड को ज्योमेट्री में कैसे कन्वर्ट करना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यूजुअल, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ सर्टेन हाइट of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no lag. मतलब जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट रहेगा, वो कुछ ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली देखा जाए कि अगर मैं काइट की बात करूं, तो काइट यूजुअली अगर देखें बेटा, तो इसमें लैग्स आ जाते हैं। क्लियर? कुछ ऐसे लैग्स हो जाते हैं, तो ये हाइपोटेनियस बनता नहीं है। तो इस वजह से कहा गया कि नो लैग्स, इट मीन्स मतलब स्ट्रेट बनेगा, दैट्स इट।
नो लैग्स। अब कहा जा रहा है कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो किस तरह मैं सेंटेंस को ज्योमेट्री में बदल रहा हूं, यही प्रैक्टिस आपको लेकर आनी है। अबव द ग्राउंड, लेट्स हैव a 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, हियर वी हैव, लेट्स हैव अ पॉइंट। यहां से वो जो स्ट्रिंग है वो यहां से अटैच है। कितने एंगल बना रहा है? विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। सो विद द ग्राउंड ये 60 डिग्री यहां से एंगल बन रहे हैं। तो ऑफकोर्स मुझे एक लाइन ले लेना चाहिए ग्राउंड में, जिससे हम ये रेफर कर पाए कि यहां से एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा। क्लियर? विच इज 60 डिग्री। अब ऑलरेडी बता दिया गया है कि ग्राउंड से ये 60 मीटर हाई पे है। तो क्या ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब अब आपसे ये पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट साइड, है ना, लॉन्गेस्ट साइड आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये लैक्स नहीं है, यही तो है हाइपोटेन्यूस। अब आपको मैंने क्या बताया था? मैंने आपको टिप्स में बताया था जो चीज गिवन है और जो आपको चाहिए उनके बीच में रिलेशन निकालो। बेटा दिया हुआ है परपेंडिकुलर और आपको चाहिए हाइपोटेन्यूस, इन दोनों का रिलेशन लेकर आते हैं साइन थीटा। हियर साइन 60 वी हैव। इजी है ना, बहुत इजी है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ ऐसा ही है वहां पर भी, देखते हैं। अब मैं कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं, तो वहां पे चीजों को ज्यादा ही समझ पाएंगे। अब देखिए, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. यहां पे क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियरली मेंशन है। क्लियर कि क्या करना है, कैसे आपको कन्वर्ट कर लेना। लेट्स सी काइंड ऑफ मैजिक। A 1.5 meter tall boy, let's the boy is standing okay on the ground, like which is is having a height of 1.5 meter, or is standing at some distance from a 30 meter tall building. तो एक बिल्डिंग लेना पड़ेगा जो कि ग्राउंड पे 30 मीटर है ना, हाइटेड हो, तो विच इज 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईज। तो आईज से एंगल बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 एज वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ अगर वो मूव करता है तो उसकी एंगल 30 से 60 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि बेटा अभी तो ये 30 डिग्री बना रहा है, क्लियर, और जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ मूव करेगा, आप देखो तो तब ये एंगल जो बना रहा होगा वो 60 डिग्री। वैसे भी आप देखो, बड़ा प्रैक्टिकली सोचो बेटा, हर एक चीज को प्रैक्टिकली देखो, है ना। आप खुद देखो कि ये आप हो, आप कहीं दूर से बिल्डिंग को देखते हो और जब आप करीब जाते हो तो आपकी नजरें और भी मतलब बेंट हो जाती हैं और आप चीजों को, उसी चीज को देखने के लिए आप अलग अलग एंगल से बनाते हो, है ना। वही ऑब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला था आपको, क्या बताया था मैंने प्रीवियस टिप्स पेजेस पे, कि अगर चीजें मूव कर रही हैं तो दो ट्राइंगल्स बनने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। क्वेश्चन है कि सर नोटिस करने वाली क्या बात है? नोटिस करने वाली बात यह है कि बेटा यहाँ पे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये बॉय के अपर हाइट, मतलब कि इसके ये जो 1.5 मीटर हाइट जो है ग्राउंड से, वहां से नहीं बन रहा है, ये बॉय के इस हाइट से बन रहा है। तो हमें टावर की हाइट में, ये जो टावर की जो हाइट है ना, ये जो बिल्डिंग की जो हाइट है उनमें से 1.5 माइनस करना पड़ेगा और ये दो ट्राइंगल्स बना। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि टावर की हाइट से माइनस करना पड़ेगा। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बस रेफर किए हैं कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। सिंपल मैं बस आपको एक ट्रेनिंग दे रहा हूं कि कैसे वर्ड को ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना है। और जब आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे तो होप्स हो कि मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आएगा और आपको परेशान करेगा कि नहीं मुझे ज्योमेट्री में नहीं बदलना है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, ये भी मूविंग कंडीशन में है। तो पहले ही मैंने बता दिया, अगर मूविंग, सीधी सी बात है, मूविंग कंडीशन की एक दूसरी आइडेंटिटी बताऊं क्या? मजे वाली आइडेंटिटी सुन लो। जब भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है या जब भी दो ट्रायंगल बनना होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में दो दो एंगल दिए रहते हैं। हाँ, मैंने क्या बताया था, अब जब तक ऑब्जेक्ट मूव होगा तो दो एंगल बने। मैंने बस ऐसा कहा कि मोस्ट
क्वेश्चंस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे ना, यही आपकी ट्रेनिंग है। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो वन बाय वन रेफर करते हैं। अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट्स हैव एक पॉइंट लेते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन टावर बोला जा रहा है बिल्डिंग के ऊपर में है, तो एक बिल्डिंग के ऊपर में एक ट्रांसमिशन टावर समझ लेते हैं, जो कि बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये जो ऑब्जर्वर है जिस पॉइंट पर से देखा जा रहा है, तो बिल्डिंग के पहले इस टावर के बेस को देख रहा है, फिर इसके हाइट को देख रहा है, मतलब इसके टॉप को देख रहा है। तो ऑफकोर्स दो एंगल बन गया। और ये टावर जिस बिल्डिंग पर है, आप उस चीज़ को समझिए, वो बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। तो लेट्स से यहाँ पे बिल्डिंग है ना। अब आपको यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। क्लियर? एक अब जाहिर सी बात है, ये कहा जा रहा है कि ट्रांसमिशन टावर जो है वो फिक्स्ड है। क्लियर? वो फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ द टावर। तो इसे 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट पे रख देते हैं, ठीक है। ये जो आपकी जो हाइट हो जाएगी बिल्डिंग की, विच इज 20 मीटर, और 45 और 60 डिग्री बन रहे हैं यहाँ से। तो टोटल, अब ये देखो, ये अगर आपको 20 दिया हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि विच इज x। तो टोटल बिल्डिंग की हाइट क्या हो गई? टावर प्लस बिल्डिंग विच इज 20 प्लस x। नोटिस करने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो 45 है ना, और दूसरा 60 डिग्री। क्लियर? तो सर ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे? तो अगर आप दोनों ही के ट्राइंगल्स को आप रेफर करें, एक तो ये हो जाएगा और एक दूसरा ये हो जाएगा। आप नोटिस करें कि दोनों का बेस सेम है, बस दोनों के परपेंडिकुलर अलग है। तो दोनों ही में बेस और परपेंडिकुलर को रेफर करो, दोनों के बेस को इक्वल कर देना, क्योंकि एंगल आपको दोनों ही के दिए हुए हैं। मतलब दोनों ही कंडीशन में बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन, मतलब tan थीटा लगना है। एक बार आप tan 45 यूज कर लो, 60 यूज कर लो, और क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर दो। इजी है ना? होप सो कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे वर्ड को ज्योमेट्री में कन्वर्ट करते हैं और फिर कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट और ये जो वे है, अगर ये आपको समझ में आया है और आपको लगता है कि आपके ही ऐसे फ्रेंड्स जो ऐसी मतलब टिप्स और ट्रिक्स को रेफर करते हैं, या उनके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो ऐसे ही कंटेंट को लेकर इजी हो जाता है, तो प्लीज़ उनको शेयर करो। उनका कुछ तो भी अच्छा हो जाएगा, और उनका कुछ भी अच्छा हो जाएगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा, और फिर मुझे भी डेफिनेटली। होप से कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इसके ऐसे ही जैसे क्वेश्चन को अगर आपको और भी चाहिए कंटेंट, तो प्लीज़ कमेंट करो। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे मतलब अमेजिंग कंटेंट विद टिप्स एंड ट्रिप्स, ऐसे ब्यूटीफुल हैक्स लेकर आएंगे जहाँ पे आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली मोल्ड करके डील कर सकते हैं। थैंक यू।